बड़ी प्रकृति था। हाँ भाई देखो कल जो है नाभिक वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया था, है ना? न्यूमेरिकल वगैरह कराई दिए थे। छोटे वाले न्यूमेरिकल वगैरह जो है ना तुम क्लोज करना, फिर एक बार जब रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो जो भी प्रॉब्लम्स होंगी मैं सब करा दूंगा। शॉर्ट आंसर टाइप और वेरी शॉर्ट जो होते हैं ना सारे के सारे, वो अपन बाद में कंप्लीट करा देंगे। फिलहाल अपन केवल न्यूमेरिकल करा रहे हैं बड़े वाले, छोटे वाले बाद में करा दूंगा। अब मैं नया चैप्टर स्टार्ट करता हूँ भाई, मैं लेसन नंबर 30 पाठ का नाम प्रकाश विद्युत प्रभाव और है ना। सबसे पहले हम चलते हैं, इसका पहला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन से पहले एक परमाणु वाले पार्ट का छोटा सा टॉपिक बता देता हूँ। आप लोगों ने पढ़ा भी है, ये नाभिक है, इसके चारों कक्षाएं होती हैं, जानती हो कि पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा। अब जैसे हाइड्रोजन परमाणु में पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है 11.6 होती है इसकी ऊर्जा, दूसरे में होता है वो माइनस में 3.4 होती है, इसमें माइनस में 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। जैसे जैसे उच्च कक्षाओं में जाते हैं इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की मान में वृद्धि होती चली जाती है। ठीक है ना। सबसे कम ऊर्जा कौन सी कक्षा में होती है? पहली कक्षा में, फिर दूसरी से, फिर तीसरी में। परमाणु वाला पार्ट में मैंने पढ़ाया था, तब ये भी बताया था कि ऊर्जा माइनस में है, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ है, बद्ध अवस्था में है, अपने आप कक्षा को छोड़कर नहीं जा सकता। ये कर्जा है, और कर्जा किससे ले रखा है इसने? नाभिक से कर्जा ले रखा है, तो ये इसको छोड़कर कभी जा सकता है जब ये कर्जा चुका दिया जाए। मतलब अपने पास ये यहाँ से कक्षा से बाहर कभी जाएगा जब इसको कितनी ऊर्जा दे दी जाएगी? प्लस में 13.6, इसको कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी? प्लस में 3.4, इसको कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी? तो बाह्य कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराना आसान है या आंतरिक कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराना आसान है? बाह्य कक्षाओं के। जो बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा उसको कम ऊर्जा में ही आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। अब ये आदित्य गुप्ता क्लास में जुड़ रहा है, आदित्य गुप्ता ही है ना, या केवल आदित्य कौन है? मैसेज कर देना एक बार आदित्य, तो आदित्य गुप्ता है ना। तो जैसे जैसे उच्च कक्षाओं में जाते हैं ऊर्जा के मान में वृद्धि होती चली जाती है, तो उच्च कक्षाओं से इलेक्ट्रॉन को निकालना काफी आसान होता है। पर अपन एक चीज ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को किसी भी कक्षा से स्वतः मुक्त कराना संभव नहीं है, बाहर से ऊर्जा देनी ही पड़ेगी अपने पास। अब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का मतलब भी इसी से समझना जाएगा कि किसी परमाणु की कक्षा से किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा, आवश्यक प्रक्रिया क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि किसी कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाती है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए क्या देनी पड़ेगी? अपने को ऊर्जा देनी पड़ेगी। ऊर्जा लेंगे, ऊर्जा कितने प्रकार से दे सकते हो? 3 प्रकार से। कैसे कैसे दे सकते हैं वो तरीके हैं। पहला तरीका तो है तापायनिक उत्सर्जन। कौन सा है? तापायनिक उत्सर्जन। इस तरीके में ऊर्जा जो है तापीय ऊर्जा दी जाती है। तापीय ऊर्जा का मतलब उसको गर्म किया जाता है। गर्म करने से अपने पास है उसको ऊर्जा मिल जाएगी, ऊर्जा मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन कक्षा से बाहर निकल जाता है। ये तापायनिक उत्सर्जन हो गया आपके पास। सेकंड नंबर जो तरीका है वो है क्षेत्र उत्सर्जन। क्षेत्र उत्सर्जन में क्या करते हैं कि उच्च विभव या उच्च विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन कक्षा से बाहर निकल जाते हैं। ये दूसरा तरीका। एक तरीका और है प्रकाश उत्सर्जन। प्रकाश उत्सर्जन इस तरीके में क्या किया जाता है कि सूर्य का प्रकाश से किसी बल्ब से प्रकाश आपतित किया जाता है
तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देता है और इलेक्ट्रॉन कक्षा से बाहर निकल जाता है। ये पार्ट बोलता है जो प्रकाश उत्सर्जन का है सारा का सारा। इन दोनों का अध्ययन नहीं करेंगे, केवल प्रकाश ही बताया था मैंने। बाकी अपन जो मेन स्टडी करेंगे वो किसकी करेंगे, प्रकाश उत्सर्जन। और प्रकाश उत्सर्जन को ही क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। तो अब अपन चलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलो देखो, सबसे पहले बात है कि इसकी परिभाषा क्या होगी। प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा यह है कि जब किसी धातु की सतह पर किसी निश्चित आवृत्ति या निश्चित ऊर्जा से अधिक ऊर्जा या अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। घटना क्या कहलाती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। निश्चित ऊर्जा की क्यों आवश्यकता होती है, देखो एक बार ये समझ आ जाएगा, वापस लेना भी। जैसे ये बाह्य कक्षा में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इसकी ऊर्जा मान लो कितनी है आपके पास, माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन है, वोल्ट है। तो इस इलेक्ट्रॉन को कक्षा से बाहर निकालने के लिए कम से कम कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, मिनिमम कितनी ऊर्जा देगी कक्षा से बाहर निकल जाएगी, 2। कितनी देनी पड़ेगी, 2, क्योंकि ऊर्जा किसमें है, इसकी माइनस में है अपने पास। 2 से ज्यादा देो तो कोई दिक्कत ही नहीं है अपने पास, लेकिन अगर 2 से कम ऊर्जा दे दी जाएगी तो क्या इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कराया जा सकता है, क्या ये बताओ अपने पास नहीं हो सकता है। तो इसको मिनिमम ऊर्जा कितनी देनी पड़ेगी अपने पास, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देनी पड़ती है। इससे ज्यादा भले दे दो पर कम में काम है नहीं चलेगा। तो एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और अब अपन चलते हैं, ऊर्जा अगर न्यूनतम है, E बराबर h बटा है कि नहीं बटा है, तुम लोगों ने एक न्यूनतम ऊर्जा चाहिए। इसका मतलब क्या चाहिए, एक न्यूनतम आवृत्ति होनी चाहिए। तो एक न्यूनतम ऊर्जा या न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है। उससे अधिक ऊर्जा या उससे अधिक आवृत्ति देने पर इलेक्ट्रॉन को कक्षा से बाहर निकाला जा सकता है और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने भी लगता है। घटना क्या कहलाती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव को सीधा सा समझने का तरीका मैं बता देता हूँ। सोलर सेल का नाम सभी ने सुना है ना, देखा होगा ना, सोलर सेल होता है ना, गांव में तो लगे रहते हैं। एक कमरे में सोलर प्लेट लगी रहती है, एक बैटरी लगी रहती है, एक बल्ब वगैरह लगा दिया जाता है। सोलर सेल में क्या होता है भाई, सूर्य का प्रकाश आता है, सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो सोलर सेल जो है वो एक प्रकाश विद्युत प्रभाव है। उसमें भी अपने पास क्या करते हैं, सूर्य का प्रकाश आपतित करते हैं। तो इतनी ऊर्जा कम से कम होनी चाहिए। देखो अब एक दो चीजें और बता देता हूँ। इससे कम ऊर्जा में तो उत्सर्जन नहीं होगा। अगर अपन प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दें इसको, तो इसकी टोटल ऊर्जा कितनी हो गई, तो इलेक्ट्रॉन कक्षा से बाहर तो निकल जाएगा, लेकिन उसकी कुल ऊर्जा किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। तो गति करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि इस समय इसकी गतिज ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। तो अपन ये कह सकते हैं कि इस ऊर्जा के बराबर यदि ऊर्जा दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन का मात्र उत्सर्जन होगा। इसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, मात्र उत्सर्जन। मात्र उत्सर्जन का मतलब क्या होगा, केवल बाहर निकलेगा पर गति करना उसके लिए संभव नहीं होगा। अगर मान लो कि अपन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दे दें, अब क्या होगा बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा बच जाएगी इसके पास। जो बच जाएगी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस न्यूनतम ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन भी होगा और क्या करेगा फिर वो गति करना प्रारंभ कर देगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि एक न्यूनतम ऊर्जा तो बाहर निकालने के लिए आवश्यक होगी और शेष बची हुई ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। अगली बात समझ में कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक चीज और बता देता हूँ
किसी भी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को या किसी धातु के परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, मिनिमम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कार्यफलन या देहली ऊर्जा कहा जाता है। कार्यफलन को या तो फाई 0 से लिखते हैं या W 0 से लिखते हैं। 0 से क्यों लिखते हैं? देखो ये माइनस में 2 है, अगर इस पर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा आपतित होती है, टोटल ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी? 0 के बराबर हो जाती है। तो अब अपन ये कह सकते हैं कि यदि किसी धातु की सतह पर कार्यफलन या देहली ऊर्जा के बराबर ऊर्जा आपतित होती है तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी? 0 के बराबर। इसीलिए यहाँ पर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ये कारण है। कार्यफलन की परिभाषा समझ में आ गई? क्या होगी परिभाषा? किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन कहलाती है या देहली ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अब अपन चलते हैं। ये जो देहली शब्द है ना, ये दिल्ली वाला देहली नहीं है, ये देहली दरवाजे वाला देहली है। जानते हो ना दरवाजे की क्या बोलते हैं? देहली तो बोलते हैं, देहली या देहली बोलते हैं अपने पास जो भी है। तो ये दरवाजे की देहली वाला शब्द है अपने पास। अभी दरवाजे की देहली कैसे है? ये इलेक्ट्रॉन जो है इस नाभिक के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये परमाणुओं के आगे नहीं हो गया, तो ये परमाणु एक परिवार हो गया, आगे नहीं हो गया, हो गया परिवार। अब ये इलेक्ट्रॉन कक्षा को छोड़कर बाहर जाएगा, तो इस परिवार से बाहर चला गया कि नहीं चला गया? इस परिवार से बाहर चला गया तो देहली पार कर गया कि नहीं कर गया अपने पास? तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को कक्षा से बाहर निकालने के लिए आवश्यक होता है उसको क्या कहते हैं? देहली ऊर्जा। तो देहली का मतलब समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन को कहां से बाहर निकालना है? देखो परमाणु से बाहर निकालने के लिए, मतलब देहली पार कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा देहली ऊर्जा ये क्या कहलाती है? कार्यफलन कहलाती है। अब जैसे देहली ऊर्जा की परिभाषा दी वैसे देहली आवृत्ति की देनी पड़ेगी। क्या हो जाएगी देहली आवृत्ति? किसी धातु की सतह से किसी इलेक्ट्रॉन को कक्षा से बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति, बस यही चेंज करना है। क्या करना है इसमें? कि आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति क्या कहलाती है? देहली आवृत्ति कहलाती है। और देहली आवृत्ति किससे लिखा जाता है? न्यू 0। 0 का मतलब उसकी गतिज ऊर्जा किसके बराबर होगी? 0 के बराबर होगी। तो ये देहली आवृत्ति है। इनमें रिलेशन क्या होता है भाई? ये रिलेशन है I0 बराबर S न्यू 0। यहाँ पर न्यू 0 कौन सी आवृत्ति हो जाएगी? देहली आवृत्ति। S तो प्लांक का नियतांक है, पढ़ चुके हो 6 पॉइंट्स है। 10 को 11 - 34 जूल इनटू क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाता है। अब आते हैं कि देहली ऊर्जा, ये देहली आवृत्ति का मान किस पर निर्भर करता है? देहली ऊर्जा या देहली आवृत्ति का मान धातु की प्रकृति का इस पर निर्भर करता है, धातु की प्रकृति पर। कैसे? कोई धातु ऐसी होती है जिससे आसानी से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कराया जा सकता है, कोई धातु ऐसी होती है जिससे बहुत मुश्किल से कराया जा सकता है अपने पास। तो कार्यफलन या देहली आवृत्ति या देहली ऊर्जा का मान धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। आ गया समझ में अपने पास? कार्यफलन का सर्वाधिक मान, कार्यफलन सर्वाधिक ये तो होता है प्लेटिनम के लिए। इसके लिए होता है ये प्लेटिनम के लिए। और सबसे कम जो होता है वो सीजीएम के लिए होता है। तो कार्यफलन का सबसे कम मान किसके लिए हो गया? सीजीएम के लिए। और सबसे ज्यादा किसके लिए होता है? प्लेटिनम के लिए। तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कराना कौन सी धातु के लिए ज्यादा आसान होता है? सीजीएम के लिए आसान है और प्लेटिनम के लिए सबसे मुश्किल काम है हो सकता है। आगे बात समझ में अपने पास? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा समझ में आ गई। अब कुछ परिभाषाएं और है, इसे मैं बता रहा हूँ। पहले तो परिभाषा कि जब किसी धातु की सतह पर किसी निश्चित ऊर्जा से अधिक ऊर्जा या निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। घटना क्या कहलाती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को देहली ऊर्जा या कार्यफलन कहा जाता है और आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहा जाता है। देहली आवृत्ति या देहली ऊर्जा का मान किस पर निर्भर करता है? धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है।
ये तो इसकी परिभाषा हो गई। आगे मैं एक और परिभाषा बताता हूँ। धातु की सतह से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश विद्युत धारा कहलाती है। क्या परिभाषा हो जाएगी प्रकाश विद्युत धारा की? प्रकाश है विद्युत धारा, धारा का सूत्र तुम सब जानते हो वैसे, I बराबर क्या होता है Q अपॉन T। अब Q का सूत्र N ही होता है और N अपॉन T हो गया कि नहीं हो गया। तो प्रकाश विद्युत धारा की परिभाषा हो जाएगी धातु की सतह से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश विद्युत धारा कहलाती है। तो तीन चार चीजें थी वो समझ में आ गई अपने पास। वो कौन सी देरी आवृत्ति होती है, कौन सी देरी ऊर्जा होती है, इस पर डिपेंड करती है। क्लियर है मामला अपने पास? अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अभी, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो क्या कर रहा है सर? वो भी सबसे ज्यादा वेलिडेट नहीं है। हाँ वो सबसे ज्यादा प्लेटिनम की होती है भाई। क्यों होती है? ये धातु की प्रकृति है। जैसे चांदी जो है सबसे बढ़िया चालक क्यों माना जाता है? क्योंकि मुख्य इलेक्ट्रॉन काफी कम होते हैं अपने पास, ठीक है। और अपने पास जैसे तांबा सेकंड नंबर पर आता है, क्यों होता है? क्योंकि उसकी प्रकृति है कि उसमें मुख्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफी अधिक पाई जाती है। वो धातु की अपनी अपनी नेचर है। उसका स्पष्टीकरण आपको केमिस्ट्री में मिल जाएगा। केमिस्ट्री में कैसे मिलेगा? उसमें वो कक्षाएं देख लेना, फिर उसमें ये देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में उपस्थित होता है अपने पास, है ना। प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कितना होता है प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक? प्लेटिनम और सीजियम के परमाणु क्रमांक से देख लेना, उससे समझ में आ जाएगा। उसमें दो बॉन्डिंग देखी जाती है, फिर एक अष्टक पूरा हो रहा है या नहीं पूरा हो रहा है, कुल ऊर्जा कितनी है इलेक्ट्रॉन की, उसके आधार पर कार्यबल का निर्णय किया जाता है। वो अपने पास उसमें देख लेना कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसके बाद में क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। हाँ, एक चीज और रही थी, प्रकाश सुग्राही पदार्थ, है ना। प्रकाश सुग्राही पदार्थ है या प्रकाश संवेदी पदार्थ, इसकी परिभाषा बताना भूल गया था, ये बता देता हूँ। देखो भाई, प्रकाश संवेदी पदार्थ या प्रकाश सुग्राही पदार्थ। प्रकाश सुग्राही का मतलब प्रकाश को आसानी से ग्रहण करने वाले। तो सबसे पहले आते हैं अपने पास जिन पदार्थों से फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन आसानी से हो जाता है। फोटो इलेक्ट्रॉन का मतलब धातु की सतह से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जिन पदार्थों से फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन आसानी से हो जाता है उन्हें कौन से पदार्थ कहते हैं? अपने प्रकाश संवेदी या प्रकाश सुग्राही पदार्थ कहा जाता है। उदाहरण है, एक तो सोडियम है, एक सीजियम है। दो एग्जांपल हैं इसके, सोडियम और सीजियम। ये प्रकाश सुग्राही पदार्थों के रूप में लिए जाते हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं।
ये चलते हैं उत्सर्जक प्लेट हो गई। देखो जी, सबसे पहले तो अरे वीडियो क्लियर है कह रहे हैं मयंक? हाँ भाई, सबसे पहले आते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव का। अब तो क्लियर आ रहा है या वापस हो गया? तुम लोगों को नहीं दिख रहा है क्या? नहीं आ रहा क्लियर तुम्हारे को? हाँ भाई, सबसे पहले अपन करते हैं, आ रहा है तो चलो इस प्रयोग में क्या करते हैं, एक कांच की नली काम में ले ली जाती है। ये कांच की नली है अपने पास, ठीक है। इस कांच की नली को थोड़ा निर्वात कर दिया जाता है। ये एक खिड़की है, उस खिड़की में से प्रकाश आपतित किया जाता है। इस कांच की नली में दो धातु की प्लेटें लगा दी जाती है। एक को उत्सर्जक प्लेट कहते हैं, दूसरी को क्या कहते हैं, संग्राहक प्लेट कहा जाता है। उत्सर्जक प्लेट क्या काम करेगी, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करेगी, और संग्राहक प्लेट क्या काम करेगी, इलेक्ट्रॉनों का संग्रहण करेगी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, वो इनको ग्रहण कर लेगी अपने पास। ये तो बात हो गई आती। उसके बाद में अपन चलते हैं परिपथ में धारा का मापन किससे किया जाता है, म्यू ए माइक्रो एमीटर से। उसका कारण भी है, परिपथ में धारा एम्पियर में नहीं बहती है। किसमें बहती है, वो माइक्रो एम्पियर में बहती है। तो धारा का मान काफी कम होने के कारण अपने पास माइक्रो एमीटर का उपयोग किया जाता है। आगे समझ, विभवांतर का मापन किससे करेंगे, वोल्टमीटर से। तो ये वोल्टमीटर लगा दिया। ये विभव परिवर्तक है। विभव परिवर्तक का मतलब होता है इसकी सहायता से विभव में परिवर्तन किया जा सकता है। विभव परिवर्तक जो है ना, पंखे का रेगुलेटर जो होता है वो विभव परिवर्तक ही है। इससे विभव कम ज्यादा होता है तो पंखा कम ज्यादा होता है कि नहीं होता है अपने पास। ये रेगुलेटर मान लो अपने पास पंखे का, तो ये विभव परिवर्तन हो गया। ये बैटरी हो गई। ये जो है ये दिक् परिवर्तक कहलाता है। क्या कहलाता है, दिक् परिवर्तक। दिक् परिवर्तन का मतलब है दिशा में परिवर्तन करने वाला। दिशा में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, देखो एक बार सबसे पहले बता देता हूँ। इसकी सहायता से अपन चाहे तो इस प्लेट को पॉजिटिव, इसको नेगेटिव और उल्टा भी कर सकते हैं। कैसे, अभी देखना, अगर मैं इसको यहाँ पे जोड़ दूं, इसको यहाँ पे जोड़ दूं, तो देखो कौन सी प्लेट पॉजिटिव और कौन सी नेगेटिव होगी। देखो बताओ, ये प्लेट पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, बताओ जरा। माइनस पे आएगी या प्लस पे आएगी, समझ, माइनस पर। और वो प्लेट किस पे चली जाएगी, प्लस पर। देखो एक बार ये माइनस से ही ले लो, यहाँ से यूं चल रहे हैं, यूं चल रहे हैं ये, और यूं समझ में नहीं जाता है तो यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से आगे तार कहाँ जा रहा है, देखो एक बार ये वाला तार माइनस की तरफ है कि नहीं, ये पूरा का पूरा। तो इस समय ये प्लेट किस पर हो जाएगी, और ये किस पर हो जाएगी, प्लस पर हो जाएगी। अब उल्टा कैसे जोड़ोगे, अगर मान लो कोई कहे कि भाई इसको प्लस पे जोड़ो उसको माइनस पे जोड़ो, क्या करोगे। ये अपने पास यहाँ से हटा दिया, और इसको तो यहाँ जोड़ सकते हो कि नहीं जोड़ सकते हो, और इसको यहाँ जोड़ सकते हो। तो ये प्लेट किस पर आ जाएगी उस समय, प्लस में, और वो किसमें चली जाएगी, माइनस में। तो अपन दिक् परिवर्तन की सहायता से प्लेटों की ध्रुवता में परिवर्तन कर सकते हैं। इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, ध्रुवता मतलब प्लस और माइनस, तो उल्टे सीधे किए जा सकते हैं। सबका काम समझ में आ गया, कौन सी चीज क्यों है। आ जाओ ये बैटरी। अब तुम बोलोगे भाई बैटरी, अपन जैसे पूछेंगे भाई बैटरी क्यों लगाई गई है, क्यों लगाई गई है बैटरी, धारा देने के लिए। धारा देने के लिए नहीं है भाई इस परिपथ में बैटरी, ये धारा लेने के लिए। ये धारा देने के लिए नहीं लगाई जाती है, ये धारा को ग्रहण करने के लिए लगाई जाती है। आप लोग ये जानते हो, गांव में सोलर सेल जो होता है ना, उसमें जो बैटरी लगी रहती है वो चार्ज होने के लिए लगी है, डिस्चार्ज होने के लिए लगी रहती है। चार्ज होने के लिए। चार्ज किससे होती है, सूर्य के प्रकाश से चार्ज होती है, नहीं रहती है। तो धारा देने के लिए हुई, ये धारा लेने के लिए हुई। धारा लेने के लिए, धारा ग्रहण करने के लिए लगाई जाती है। तो इस परिपथ में भी ये बैटरी धारा को ग्रहण करने के लिए है, धारा देने के लिए नहीं लगी रहती है। मतलब ये बैटरी
चार्ज होने के लिए लगी हुई है, डिस्चार्ज होने के लिए नहीं लगी हुई है। और एक बता देता हूं, ये बैटरी चाहते हुए भी धारा दे ही नहीं सकती है, कारण जैसे ये प्लेट माइनस पर होगी, माइनस पर हो गई, इन इलेक्ट्रॉनों को तो भूल जाओ, ये तो प्रो इलेक्ट्रॉन है। यहां से यहां पर धारा का प्रवाह हो सकता है क्या? जैसे ये एक तार है, ये एक तार है, यहां से यहां धारा का प्रवाह हो सकता है क्या इन तारों में? नहीं। धारा का प्रवाह कब होगा? जब ये दोनों तारों को जोड़ दिया जाएगा, इस समय धारा का प्रवाह हो जाएगा। लेकिन यूं हो सकता है कि बताओ खुले परिपथ में अपने पास, तो देखो इस प्लेट से उस प्लेट के बीच में क्या अपने आप धारा का प्रवाह हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि दोनों खुले परिपथ में हो गई कि नहीं हो गई। तो यहाँ पर ये बैटरी धारा देने के लिए नहीं है, धारा लेने के लिए ही लगाई जाती है। ये तो प्रयोग मैंने समझा दिया। अब इसमें प्रयोग में लिखना क्या होता है, थोड़ी सी थ्योरी लिखनी होती है। सबसे पहले तो ये लिखा जाता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में एक कांच की नली का उपयोग किया जाता है। इस कांच की नली में निर्वात उत्पन्न कर देते हैं। इसमें दो धातु की प्लेटों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें उत्सर्जक प्लेट और संग्राहक प्लेट कहा जाता है। उत्सर्जक प्लेट का क्षेत्रफल भी ज्यादा रहता है और उस पर प्रकाश पूराही पदार्थों का लेपन कर दिया जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन आसानी से कराया जा सके। तो इस प्लेट पर प्रकाश पूराही पदार्थों का लेपन कर देते हैं ताकि आसानी से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कराया जा सके। ठीक है। विभव का मापन वोल्टमीटर से और धारा का मापन माइक्रोमीटर से किया जाता है। प्लेटों की ध्रुवता में परिवर्तन करने के लिए इन परिवर्तन का उपयोग किया जाता है। ये तो लिखित हो गए। इसके बाद में ये तो चित्र का वर्णन हुआ, फिर आते हैं प्रयोग में। जब यहाँ लिखना है इसके आगे कि जब उत्सर्जक प्लेट पर देरी आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है तो उत्सर्जक प्लेट से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, जिनको फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और ये फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर किसमें जमा होने लगते हैं? संग्राहक प्लेट में जमा होते हैं। और संग्राहक प्लेट में जमा होने के कारण परिपथ में धारा का प्रवाह होने लगता है और उस धारा की सहायता से बैटरी को आवेशित किया जा सकता है। ये तो बात वही स्थिति की जो है सामने वो दिखना है। इसके बाद में आते हैं इस प्रयोग के परिणाम कि क्या क्या रिजल्ट आए थे प्रायोगिक परिणाम। देखो भाई, ये जो प्रयोग किया था इसमें बहुत सारे वैज्ञानिक शामिल थे, प्लांक, आइंस्टीन, लेनार्ड, ये बहुत सारे साइंटिस्ट शामिल थे। अब मैं परिणाम बताने से पहले एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ। प्रकाश की प्रकृति नाम एक टॉपिक पढ़ाया था, 12वें पाठ में आता है। मैंने ये बताया था कि पहले न्यूटन ने प्रकाश की प्रकृति क्या मानी थी? कण प्रकृति मानी थी। कि कणिकाओं का सिद्धांत दिया था कि प्रकाश किसके रूप में होता है? कणों के रूप में होता है। उसके बाद में ये तो 1600 के आसपास में न्यूटन ने माना था। फिर सन 1900 में हाइगेन का तरंग सिद्धांत आ गया। 100 साल बाद में हाइगेन का तरंग सिद्धांत आ गया था। हाइगेन ने ये माना था कि प्रकाश की कौन सी प्रकृति होती है? तरंग प्रकृति होती है। ठीक है ना? तरंग प्रकृति में आवृत्ति का कोई महत्व नहीं होता है। तरंग प्रकृति में तीव्रता का ही महत्व होता है। 12वें पाठ में मैं पढ़ा चुका हूँ तीव्रता की ये परिभाषा होती है। I इक्वल टू क्या होता है? E/80 प्रति सेकंड। प्रति एकांक क्षेत्रफल में आपकी ऊर्जा किसके बराबर होती है? तरंगों की तीव्रता के बराबर होती है। इसको इधर गुणा करते हैं, E बराबर क्या आ जाएगा बताओ? I/80। E किसके समानुपाती हो जाएगा? तो तरंग प्रकृति में तरंगों की ऊर्जा या प्रकाश की ऊर्जा किसके समानुपाती हो गई? तीव्रता के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? तीव्रता के समानुपाती होती है। ये बात हो गई तरंग प्रकृति। फिर मैंने आगे ये भी लिखा है 12वें पाठ में। फिर आगे क्या प्रोसेस हुआ था कि सन 1901 के आसपास में ये प्रयोग हुआ था। प्रकाश विद्युत प्रभाव प्लांक और आइंस्टीन ने किया था। जब उन्होंने ये प्रयोग किया तो उन्होंने ये देखा कि इसमें तरंग प्रकृति से व्याख्या नहीं हो पा रही है, तरंग प्रकृति लागू नहीं हो रही है। तो उन्होंने फिर ये कह दिया था कि तरंग प्रकृति विद्यमान न होकर प्रकाश का कण प्रकृति ही विद्यमान होती है। और प्रकाश का कण क्या कहलाता है? क्या नाम है प्रकाश के कण का?
नाम ही नहीं सुना है? रह गया चलाया गया है फोटोन। प्रकाश का कण क्या कहलाता है? फोटोन। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं 12वें पाठ में। फोटोन का जो सूत्र होता है ऊर्जा का, E बराबर क्या होता है? h। फोटोन की ऊर्जा किसके समानुपाती होती है? आवृत्ति। तो फोटोन प्रकृति में या कण प्रकृति में ऊर्जा किसके समानुपाती हो रही है? आवृत्ति के। और तरंग प्रकृति में किसके समानुपाती होती है? तीव्रता के समानुपाती। अब हुआ क्या था, इस प्रयोग से पहले तो तरंग प्रकृति ही मानी जाती थी, उसी के आधार पर सबकी व्याख्या भी हो गई थी। लेकिन इस प्रयोग के परिणाम ऐसे प्राप्त हुए जिससे ये सिद्ध हो गया कि प्रकाश तरंगों के रूप में न चलकर किसके रूप में गति कर रहा है? कणों के रूप में गति कर रहा है। बस ऐसे ही परिणाम आए थे प्रकाश, और उसी के आधार पर व्याख्या की जाती है। सबसे पहले तो फर्स्ट परिणाम जो आया वो तो मैं इसकी परिभाषा में लिखा चुका हूं। पहला परिणाम क्या आया था इसमें? प्रथम परिणाम यह था कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कराने के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति या न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वह न्यूनतम आवृत्ति देली आवृत्ति कहलाती है तथा वह न्यूनतम ऊर्जा देली ऊर्जा कहलाती है। देली ऊर्जा और देली आवृत्ति का मान किस पर निर्भर करता है? धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये इस प्रयोग का पहला परिणाम था जो मैंने पहले ही बता दिया। एक परिणाम, दूसरा वो परिणाम बता देता हूँ। पहला परिणाम तो पाठ थोड़ी बनाएगा, घर जाके पढ़ना है ना, तो मुंह फाड़ोगे। दूसरा परिणाम जो आया सेकंड नंबर का, वो ये आया कि यहां से जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इनकी ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो आ गया परिणाम किसके पक्ष में आया? फोटोन के पक्ष में। और किसके खिलाफ आया? तरंगों के खिलाफ आया। क्योंकि इन्होंने ये देखा, प्लांक और आइंस्टीन ने इस सेकंड नंबर में जब परिणाम देखा कि धातु की सतह से उत्सर्जित होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर न करके किस पर निर्भर कर रही थी? आवृत्ति पर निर्भर कर रही थी। इसका मतलब इस प्रयोग में प्रकाश किसके रूप में चल रहा था, किसके रूप में नहीं चल रहा था? ये बताओ। कणों के रूप में चल रहा था और तरंगों के रूप में नहीं चल रहा था। आ गया? इसीलिए जब ग्राफ खींचा जाता है इसका, तो ये ग्राफ आया था, ये न्यू जीरो, ये आवृत्ति, ये न्यू, तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये टाइम हो गया है, इस ग्राफ की व्याख्या कल कर दूंगा। थैंक यू। तुम लोग भी लोग स्क्रीनशॉट आके पढ़ो ताकि तुम करके बस मौन हो जाओ एकदम से। कुछ बच्चे मुंह पड़े बोला तो मुझसे ले लेते हैं, सब खाई जाते हैं, खेल खत्म हो जाए। ये भी क्या है आता है